राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टीजीटी हिंदी का पेपर। तो हम लोगों का पेपर पता ही है सबको कि 14-15 मई को है। एक महीना बस टाइम बचा हुआ है, मान के चलिए। तो हम एक महीना में हम लोग देखेंगे टीजीटी का पूरा पेपर। और पीजीटी का भी हो सकता है देख लेंगे तो ठीक ही है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक पेपर हम लोग देख लें। तो ये जो पेपर है इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। शिल्पी में हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत दिया रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन इसमें पूरा छोड़ दिया जाए और बस प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ऐसे हम लोग का प्रश्न भी जल्दी जल्दी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। और हम जब पढ़ाते थे तो बहुत लोग कहते थे कि सर इसमें आंसर दिख जा रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हम जो है सबका ढक दिए हैं कि आप लोग आंसर नहीं जान पाएंगे कौन है, और अपने से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए देखा जाए, पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है उसमें वो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग किए थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, डिंगल दिया है, अपभ्रंश दिया है, अवहट दिया है और संध्या भाषा दिया है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि सही कौन सा होगा। थोड़ा सा टाइम मिलेगा आप लोगों को बताने के लिए और उसके बाद हम लोग आंसर बताएंगे कौन होगा। तो इसमें संध्या भाषा हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, संध्या भाषा। ये 2000 का पेपर चल रहा है। 2000 यहाँ पर गलती से लिखा गया है 2001। ध्यान रखना है हम लोगों को। ये यूपी का जो हिंदी का पेपर हुआ था टीजीटी का, कब हुआ था पहला पेपर? हाँ, 2001 का हुआ है। तो ठीक है, 2001 का है तो इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें शुरू में जब प्रश्न होता था तो इसमें 85 प्रश्न शुरू में पूछे जाते थे। तो इसमें 85 प्रश्न रहेंगे, हम लोग देखेंगे उनको। तो पहला प्रश्न क्या है, 2001 का है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो संध्या भाषा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा इसमें से है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आशीर्वाद है, ये भी आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद ये भी है, आप लोग इसमें अपना बताइएगा कौन होगा सही। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो तीसरा वाला है ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आशीर्वाद होता है। और सब गलत है। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये तो हैं ही, सोहनलाल द्विवेदी, रामनेस त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जो हैं यही जो हैं द्विवेदी के कवि नहीं हैं। अब एक्सप्लेनेशन जिसको पढ़ना होगा वो लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि नीचे दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, पेपर बस हम लोग को पूरा देखना है। 2001 से लेके 2021 तक जितना हुआ है सब हम लोग को पेपर देखना है। अब देखिए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो यशपाल का है, भगवती चरण वर्मा का है कि वृंदावन लाल वर्मा का है कि जयनेंद्र कुमार का है। तो ये उपन्यास तो सब लोग जानते हैं कि जयनेंद्र कुमार जी का है। फिर देखिए हम लोग का पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और सदा सुखलाल। तो जो सदल मिश्र थे ये क्या थे, सदल मिश्र थे, लल्लू लाल थे, ये लोग थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। तो इसमें सदल मिश्र हो जाएंगे। फिर हम लोग का छठवां प्रश्न क्या है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद किस उपन्यास के पात्र है। तो गबन, गोदान, कर्म भूमि, प्रेमाश्रम, ये सब दिया है। तो हम लोग को पता ही है कि गोदान जो है बहुत फेमस उपन्यास है। इसके पात्र धनिया, झुनिया, गोबर, ये सब हैं। अब सातवां नंबर प्रश्न देखा जाए। अगर ज़्यादा तेज हो रहा होगा तो थोड़ा धीरे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जल्दी पढ़ने का अब समय आ गया है, अब धीरे धीरे पढ़ने वाला समय गया। जितना प्रश्न सामने आ जाए उतना बढ़िया है। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। दादू दयाल, रैदास, कबीर और सुंदरदास। तो इसमें सबसे पढ़े लिखे कौन थे संतों में, सुंदरदास थे। तो ये हम लोग का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 8 9 प्रश्न क्या है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। तो भक्तमाल किसकी रचना है, ये नाभादास की रचना है। इसमें 85 प्रश्न है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ, क्योंकि ये टीजीटी 2001 का पेपर है। अब जो जो प्रश्न एक बार पूछा गया है वो तो भाई कम से कम आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तब तो समझ लीजिए कि समस्या है। जो प्रश्न पूछा गया है वो नहीं आ रहा है तो फिर अब जो पूछा जाएगा वो तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या पूछा जाएगा।
तो जो कम से कम सामने है उसको तो पढ़ लिया जाए। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियां, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें हम लोग का चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे जो है इनके इनका निबंध संग्रह है बाल मुकुंद गुप्त का। अब 10 नंबर प्रश्न क्या है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत के अनुच्छेद जो उसमें 57 है उसको क्या कहा जाता है, सर्ग कहा जाता है कि कांड कहा जाता है कि खंड कहा जाता है कि अंक कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है खंड कहा जाता है। 57 खंड है पद्मावत में ना, तो ध्यान रखना है खंड है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। यहाँ पे की रहना चाहिए जन्म साहित्यकार की। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2001 में, यानी कि 2001 से पहले जिसका भी जन्म हुआ होगा, 2001 का मतलब कि मान के चलिए कि 1900 नहीं सॉरी 1899 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा, या 1900 से पहले, उसका जन्म शताब्दी नहीं मनाया गया होगा। तो आचार्य चंद्र शुक्ल जो हैं इनका जन्म 1884 में हुआ है, ठीक है, तो इनका 1984 में मना दिया गया होगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनका जन्म कब हुआ, 1850 में, तो इनका 1950 में मना दिया गया होगा। इनका भी जयशंकर प्रसाद का 1889 है तो 1989 में मना दिया गया होगा। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनका जन्म कब हुआ है, 1908 के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो या तो 2008 या 7 में मनाया गया होगा ना। इनका जन्म कब हुआ है तो फिर देख लिया जाए। 7-8 में कंफ्यूजन हो रहा है, हमको लग रहा है कि 8 ही होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म हुआ है 1908 में, ठीक। तो ध्यान रखना है कि ये जो है इनका जन्म कब हुआ है, 1908 में हुआ है। तो अगर इनका मनाया जाएगा तो 2008 में मनाया गया होता, पेपर हुआ है 2001 में का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर दूसरा नंबर। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, चारुचंद्र लेख, तितली। तो चारुचंद्र लेख जो है ये उपन्यास है अजय प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसी। तो ये जो है ये तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। सोचे लोग कि कृष्ण गीतावली रख देंगे तो सब लोग सूरदास लगा देंगे, और सही बात है, जिसको नहीं आएगा वो सूरदास लगा देगा। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगर डाउट होगा थोड़ा भी तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा जो पैतृक संपत्ति है ये गलत है। इस पे आप लोग कहानी सुने होंगे ना, भेड़िया, जो भेड़िए थे वो किसी बच्चे को पाले थे तो वो भेड़ियों के जैसे बोल रहा था। तो पैतृक संपत्ति होती तो वो अपने माता पिता की तरह बोलता, लेकिन भेड़ियों की तरह बोल रहा है। मतलब कि भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अब देखिए आगे देखा जाए। अब 15 नंबर प्रश्न क्या है। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का, विभत्स रस का। तो जुगुप्सा ये विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। अब 16 नंबर प्रश्न क्या है। टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को। तो संस्कृतनिष्ठ भाषा को क्या कहा जाता है, इसको टकसाली भाषा कहा जाता है। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 17 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, और इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य नरेंद्र देव इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। अब देखिए अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट का नाम लिए हैं विद्यापति ना, तो इससे तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। ग्रामीण अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश, या ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो इसमें ग्रामीण अपभ्रंश हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है 19 नंबर प्रश्न। क्या है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि जर्मनी में कि फ्रेंच में कि अंग्रेजी में। तो गार्सद तासी जो लिखे थे ईश्वर द लालित्य हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे ना 1829 में। तो इस हम लोग का ये
तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, ये साप्ताहिक पत्र था ना, तो इसका प्रकाशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पूछ रहा है, दिल्ली से कि इलाहाबाद से कि कलकत्ता से कि बनारस से। तो ये कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो दो लोग राजा द्वय थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह होंगे, कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कि राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है हम लोगों का, ये वाला सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। सॉरी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, राजा ये शिव प्रसाद सिंह दूसरे हो जाएंगे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये, और राजा लक्ष्मण सिंह राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए नीचे 22 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा, भगवती शरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, ये सब उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो 1900 में कि 1903 में कि 1907 में कि 1909 में। तो 1903 में ये सरस्वती का संपादन भार ग्रहण किए थे और 20 तक किए थे, 1903 से 1920 तक। जो द्विवेदी युग जो है ना हम लोग का, पूरा इन्हीं के नाम पे नाम पड़ा है द्विवेदी युग का। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि नीला चाँद उपन्यास के लेखक है। तो चाँद वाला तो बहुत है, हिंदी में रचनाएं, चाँद का मुंह टेढ़ा है, नीला चाँद, मुझे चाँद चाहिए, और ये सब है। तो पूछ रहा है यहाँ पे नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चाँद इसमें सुरेंद्र वर्मा की रचना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, चाँद के चक्कर में ज़्यादा गड़बड़ा गए। नीला चाँद जो है ये शिव प्रसाद सिंह का है उपन्यास, और सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चाँद चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, दोनों को याद रख लीजिएगा। नीला चाँद किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है, और मुझे चाँद चाहिए किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। बताने के चक्कर में खुद ही हम ही उसमें घन चक्कर में हो गए। अब देखिए 25 नंबर। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं। प्रगतिवादी हैं कि प्रयोगवादी हैं कि अकविता के हैं कि समकालीन कविता के हैं। तो प्रगतिवाद जिसे मार्क्सवाद के नाम से, साम्यवाद के नाम से जाना जाता था, और इसमें कौन से कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन हैं, नागार्जुन हैं, और शिवमंगल सिंह सुमन हैं, ये सब प्रगतिवादी कवि थे। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब 26 नंबर देखिए। सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार में कौन सा तत्पुरुष होगा कि अव्ययी भाव होगा कि कर्मधारय होगा। तो यहाँ पे हम लोग का तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या अरुण कमल। तो जो अरुण कमल हैं इनकी रचना है अपनी केवल धार। अब देखिए राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की, और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। अब 29 नंबर प्रश्न क्या है। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, 1880 में जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, 1936 में। अब देखिए आगे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो 3 रचना लिखे थे, कौन से लेखक हैं, बुद्धू का काटा उसने कहा था, और एक और इनकी कहानी है। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, इनकी 3 कहानियां फेमस हैं। सुखमय जीवन एक है, देखिए यहाँ पे दिया है सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, जिसमें उसने कहा था बहुत फेमस है, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे लिखा गया है। और देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किसमें मिलती है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, या अकविता। तो प्रगतिवाद में देखने को मिलती है मार्क्सवादी चेतना। अब आगे हम लोग का है 32 नंबर प्रश्न।
दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? यानी युधिष्ठिर, धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर थे। तो रश्मिरथी, इसमें तो कर्ण के बारे में है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा 1946 ईस्वी, ये हो जाएगा इसका सही। उर्वशी तो कामाध्यात्म पे लिखे हैं। जब इसको विस्तृत हम कान्हा क्लासेस में बढ़िया से पढ़ाए हैं, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि जल्दी पढ़ाना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो इसीलिए इसको शुरू किए। अब 33 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और शिव प्रसाद सिंह, ये सब लोग जो हैं ये ललित निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा इसमें नहीं होंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। संस्थापक मतलब जो स्टार्ट किए थे उसको, तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, तो प्रेमचंद हो जाएंगे। राजेंद्र यादव भी इसका संपादन किए थे, लेकिन यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, तो प्रेमचंद को लगाया जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूटियों पर टंगे लोग, साय में धूप, युगधारा। तो युगधारा केदारनाथ, युग की गंगा है। युगधारा जो है नागार्जुन की रचना है। खूटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अपनी केवल धार, अरुण कमल और साय में धूप, ये किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर सक्सेना। तो वीरेंद्र मिश्र हो जाएंगे। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन थे? वीरेंद्र मिश्र थे। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा का जो उपन्यास है आधा गांव, जिसमें गंगौली गांव का वर्णन है, तो ये हो जाएंगे हम लोग के आंचलिक उपन्यासकार। राही मासूम रजा हो गए और रेणु जी हो गए, ये सब क्या है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब देखिए 38 नंबर। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो सोजे वतन क्या है? जब्त कर ली गई थी। इसमें पूछता है कौन कौन सी कहानियां हैं। 5 कहानियां हैं इसमें ना। अब देखिए 39 नंबर। सब देशभक्ति वाली कहानियां थी, इसलिए जब्त कर ली गई। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो विसल देव रासो जो है ये वीर रस इसमें नहीं है, इसमें श्रृंगार रस ज्यादा है। कितने खंडों में बटा है? 4 खंड में बटा है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, बस हम लोग को रिवीजन करना है कि जो जो पूछा गया है बस एक बार आपके सामने से गुजर जाए कि क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है। अब देखिए भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण और चिंतामणि, केशवदास, ये लोग क्या थे? आचार्य लोग थे। तो आचार्य लोग किसमें आते हैं? रीतिबद्ध में आते हैं। बिहारी रीति सिद्ध थे और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सब आते थे। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश का नाटक है। इसमें नंद और सुंदरी के बारे में है। अब है 42 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? सबको पता है कि कबीरदास जी को ये महत्व कम प्रदान किए थे। तो बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर लिखे कबीर नाम से रचना, जिसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला उनको, और कबीर को प्रतिष्ठित किया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कबीर हो जाएंगे। अब 43 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है सरदार पूर्ण सिंह। अब 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं और छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है। अब है 45 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये तो दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये किसकी रचना है? ये रामविलास शर्मा की रचना है। राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। अब है हम लोगों का प्रश्न 46। अनंत शब्द की सही संधि होगी? तो देखिए अनंत में यहाँ पे भी अन धन अंत है, लेकिन ये हलंत वाला सही होगा। अन धन अंत, हलंत वाला हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलान करना है।
तो उपन्यास दिया है। मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? अपूर्ण है, सबको पता है कि मंगलसूत्र उपन्यास किसका है, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और इरावती किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जीवनी लिखे हैं शरद चंद्र की। तमस जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है, ये भारत विभाजन पे लिखा गया है। 1973 उसका समय है तमस का। अब देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो शिल्पी में दिया है, इसमें जो इस मसरू दिया है इसको दिया है कि सही होगा, लेकिन ये गलत है। यानी जो दिया है अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो अशुद्ध बताना है। तो ये तीनों शुद्ध है, शरद चंद्र भी शुद्ध है, कवित्री भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। लेकिन यानी जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, मात्रक क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम है। तो दोहा मतलब 13-11, तो पूछ रहा है कि 11-13 वाला कौन है? तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। रोला में 24-24, चौपाई में 16-16, हरिगीतिका में 28 होता है। हरिगीतिका के बादशाह मैथिली शरण गुप्त। अब 49 नंबर हो गया। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अष्टाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है। तो कुंभन दास सबसे बड़े थे, सुंदर दास, नंद दास सबसे छोटे थे, परमानंद दास। तो सुंदर दास जो है ये संत कवि थे, अष्टाप में नहीं आएंगे। हम लोग का 50 प्रश्न हो गया और 35 प्रश्न बचा हुआ है। 51 नंबर देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है हरिवंश जी की रचना है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है, प्रिय प्रवास को। इसमें 17 सर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हारे को हरिनाम किसकी रचना है? ये रचना है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। फिर है, अब डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद सोचिएगा, तब तक हम बता देंगे। इस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, तेलम, आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार जो है इस पे तो इनको साहित्य अकादमी मिला है, लेकिन ये पूछ रहा है ज्ञानपीठ, तो हम लोग का कितनी नाव में कितनी बार हो जाएगा, ये वाला सही। सिदम्बरा पे पंत जी को मिला था, उर्वशी पे दिनकर जी को, और कितनी नाव में कितनी बार पे इन्हीं को मिला है, अज्ञे जी को। ठीक है, 68 से शुरू होता है, 68, 72, 78, 78 में इनको मिला था। अब देखिए 54 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उस समय ये पूछा जाता था, कि शायद इंटर में, कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके किसके नाम पे हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न है 55 नंबर, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी जो है इस पे साहित्य अकादमी मिला है। राग दरबारी पे क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। और इसके रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। इसी में रंगनाथ पात्र रहता है। अब देखिए 55 नंबर हो गया। 56 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल तो होता ही है, मारुत भी होता है, पवन भी होता है, तो ये बच गया, इसको अलग कर दीजिए। अनल जो होता है ये आग का होता है, अनल, पावक, अग्नि, ज्वाला। मुख का विलोम शब्द है, मुख मतलब जो बोल नहीं रहा है, तो वाचाल होता है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है, वाचाल। अब देखिए 58 नंबर है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पूछ रहा है कि विधा क्या है, इसकी कहानी है कि उपन्यास है कि आत्मकथा है? तो लोग सोचेंगे कि आत्मकथा नहीं ना है, क्योंकि इसमें आत्मकथा दे दिया है, लेकिन है ये उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। तो सिर्फ अवधि में, ये तो बस ब्रज में किए हैं, ये अवधि ब्रज दोनों में किए हैं। इन ये तो पंचमेल खिचड़ी है इनका भाषा, और ये जायसी जो है ये अवधि में किए हैं। पद्मावत इनकी रचना है ना। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो जिसको याद होगा वो लगा पाएगा। गबन जो है हम लोग का 31 में है, गोदान क्या है 36 में है, सेवा सदन 1918 में है। तो पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, तो ग, फिर क, फिर ख,
ग क ख, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो मीराबाई, ये मीराबाई की पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 62 नंबर प्रश्न क्या है कि आल्खंड का दूसरा नाम है। तो सबको पता है कि आल्खंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रस। और ये किसकी रचना है, ये जगनिक की रचना है। यहाँ पे दिया है कि परमाल रासो की रचयिता जगनिक। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोली आती हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, खड़ी बोली। तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी में आते हैं, तो इसमें अवधी हो जाएगा। अब है हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो कौन हो जाएंगे इसमें, सरपा हो जाएंगे, इनको राहुल संकीर्तन भी माने हैं और सर्वमान्य में भी यही है। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरपाद या सरपा, राहुल भद्र, सरोज, सब इन्हीं का नाम है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो इसमें हो जाएंगे हम लोगों के अमीर खुसरो जी, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि। 66 नंबर प्रश्न क्या है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है, ध्यान से पढ़ा जाएगा। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, सूफी काव्यधारा के बारे में पूछ रहा है। और इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने यहाँ पे रहना चाहिए अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो इसमें शिल्पी में जो दिया है ये तो तीसरा नंबर दिया है कि ये वाला हो जाएगा कि इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचना की, क्योंकि ज्यादातर जो लिखे हैं अवधी में लिखा गया है, सूफी काव्य जो है ये अवधी ही है। तो लेकिन एक और दिक्कत है कि ये जो है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। तो एक कवि हैं सूरदास पंजाबी, जो शुक्ल जी मानते हैं कि एक सूफी थे जो हिंदू थे, तो एक है इसीलिए उसको नहीं माना है। तो ये वाला हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, एक को कोई उतना गिनती है नहीं, सभी कवि मुसलमान थे, ये भी ठीक है। ये तीसरा वाला हम लोग का सही हो जाएगा क्योंकि अवधी ही मुख्य भाषा थी। अब है 67 नंबर प्रश्न हम लोगों का, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये वीर काल का है रामकुमार वर्मा, ये चारण काल का है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये कहे बीजवपन काल, राहुल संकीर्तन क्या कहे सिद्ध सामंत काल का है। 67 हो गया। अब 68 नंबर देखिए, जगदीश शब्द का सही संधि होगा। तो इसमें भी वही चीज है, जगत धन ईस होगा लेकिन हलंत वाला सही हो जाएगा। फिर है 69 नंबर, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया है। इनकी कविता है ना फूल क्या, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, इन्हीं की पंक्ति है, बहुत फेमस इनकी कविता है। फिर 70 नंबर प्रश्न क्या है, संशय की एक रात के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। तो नरेश मेहता का एक खंड काव्य है, इसमें राम के संशय के बारे में बताया गया है। पूछता है ये भी कि संशय की एक रात में किसके मन के संशय के बारे में बताया गया है, तो राम के। फिर है हम लोगों का 71 नंबर प्रश्न, तारसप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, अकविता। तो तारसप्तक जो है इसी से प्रयोगवाद शुरू होता है, तो प्रयोगवाद से हो जाएगा। फिर है 72 नंबर, जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो ये इसके लिए अभूतपूर्व हो जाएगा। 72 के बाद आएगा 73, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। तो बाल्टी जो है विदेशज है, विदेशज में भी क्या है, पुर्तगाली है, ध्यान रखना है, पुर्तगाली है। बाल्टी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। तो इसमें हम लोग का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। तो भट्ट लोलट तो है ही उत्पत्तिवाद वाले। फिर देख लीजिए शंकुक जो है
ये अनुमतिवाद वाले हैं, अभिनव गुप्ता अभिव्यक्तिवाद वाले। क्षेमेंद्र जो हैं ये नहीं होंगे, इनका खुद औचित्य है, औचित्य सिद्धांत है इनका, क्षेमेंद्र का। 75 नंबर है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है महाकाव्य है, ये वाला हो जाएगा। इसमें 19 सर्ग है रघुवंशम में। ये दो कालिदास की दो रचनाएं हैं जो महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। तो रघुवंशम हो गया एक कुमार संभव। तो कुमार संभव में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19 सर्ग है, एक महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर हो गया। अब 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। फिर 76 नंबर प्रश्न है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी। तो जैन है, जैनों में क्या होता है कि जैन लोग मानते हैं कि हम लोग का जीवन है 110 साल का जीवन माना जाता है, कि आदमी जो है 110 साल जीता है। तो जब ये 55 साल के हुए तो सोचे कि अब तो हमारा जीवन आधा बीत गया, तो इसीलिए अर्ध कथा नाम से अपनी रचना लिखे हैं। तो जो ब्रजभाषा में और पद्य में है, ये भी ध्यान रखना है, ब्रजभाषा में है और पद्य में है। तो हिंदी की पहली उसको आत्मकथा माना जाता है, हिंदी की पहली आत्मकथा। फिर 76 के बाद है 77 नंबर, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो एक ही में दो रहेंगे तो उसको, दो रहेंगे या उससे भी अधिक रहेगा तो उसको क्या कह दिया जाएगा, श्लेष कह दिया जाएगा। यमक का मतलब होता है युग्म। तो दो रहेंगे उनका अलग अलग अर्थ रहेगा, जैसे कनक कनक पे सौगुनी, तो कनक में एक जगह सोना है, एक जगह धतूरा है। लेकिन ये श्लेष में क्या है कि एक ही रहेगा, उसका कई अर्थ होगा, तो इसलिए श्लेष हो जाएगा इसमें। अब 78 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो ये केशव दास को कहे हैं कठिन काव्य का प्रेत। और पूछेगा कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अज्ञे जी को कहा जाता है, शेखर एक वाले उपन्यास लेखक जो है उनको। फिर है 79 नंबर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रसात्मकम को पकड़ेंगे, ये ट्रिक बनाया जाएगा इसमें। रसात्मकम बस याद कर लेंगे तो कौन हो जाएंगे, आचार्य विश्वनाथ, ये हो जाएंगे। फिर है 80 नंबर प्रश्न हम लोग का, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है। तो भरत मुनि के अनुसार 33, सर्वमान्य भी 33 ही है, 33 ध्यान रखना है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। ये सब विरीड़ा चपलता हर्ष दिया है सब यहाँ पे। 81 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। तो कालिदास, माघ, भास, भवभूत। तो भवभूत जो है उत्तर रामचरितम इनका एक नाटक है, और उसी में एक एको रस करुण एव, ये बहुत करुण रस को ये प्रसिद्ध किए हैं। और पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी इनको कहा जाता है। हिंदी का पूछेगा कि भवभूत किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। ये सब प्रश्न बनता है। 82 नंबर है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो किसकी रचना है, ये जगनिक की रचना है, इसी को आलखंड कहा जाता है। ये पूछा था शुरू में, परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की है। अब देखिए 83 नंबर, अब जाके ध्यान आया है कि संस्कृत में से प्रश्न कुछ पूछा जाए। ऊपर जो चल रहा था वो संस्कृत साहित्य से था ये सब, एक और रसकड़ुरे और कालिदास वाला। तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो इसमें पितरा हो जाएगा। पिता पितरम पितरा पितरे, हम तो ऊपर नीचे याद किए हैं, ऊपर नीचे याद करने में आसानी रहता है, और ऐसे क्रम से साइड साइड वाला में थोड़ा भूलता ज़्यादा है। पिता पितरम पितरा पितरे पितु पितु पितरी है पिता। फिर है नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नील उत्पल, उसमें विशेषता बता रहा है कि उत्पल मतलब कमल होता है, कमल कैसा है, नीला है। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हम लोगों का। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं उठता है ना, कि उठती थोड़े नहीं है। संध्या हो गई कि हो गया, हो गई। फिर धावा बोला जाता है, भत्ता। तो संध्या जो है ये इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, हम लोग का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 85 प्रश्न हम लोग देखे हैं, और पता नहीं कितना टाइम लगा है। टाइम तो हम देखे भी नहीं, 85 प्रश्न देखने में जितना भी टाइम लगाओ, ऐसे करेंगे तो बहुत होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब पेपर हम लोग देख लेंगे पूरा ऐसे कर करके। और एक्सप्लेनेशन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम वाला काम है नहीं, जल्दी से सब देख के ख़त्म करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद आप सभी को।